Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous session, we have discussed about the earth moving and excavating equipments. ओके तो लास्ट टाइम हमने अर्थ मूविंग के जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि जैसे कि डंपर्स है या तो बेल्ट कन्वेयर्स थे, स्क्रैपर्स थे, मोटर ग्रेडर्स थे। तो ये सारे जो थे वो हमने लास्ट टाइम देखे थे। उसका पूरा क्लासिफिकेशन दिखा था, वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, कौन से टाइम में कौन सा इक्विपमेंट हमें काम आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। ओके तो आज हम उससे आगे देखते हैं और क्लासिफिकेशन इक्विपमेंट्स का। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। सबसे फर्स्ट है होलिंग इक्विपमेंट्स। तो होलिंग इक्विपमेंट्स क्या है वो देखते हैं। तो होलिंग इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। होलिंग क्या है? तो होलिंग क्या है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ओके तो ये काम के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसे हम जनरली होलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। इक्विपमेंट यूज फॉर दिस पर्पज इज होलिंग इक्विपमेंट, यानी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी मतलब इक्विपमेंट लगता है उसे हम होलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। उसमें दो टाइप के होते हैं। होलिंग इक्विपमेंट जनरली टू टाइप्स के होते हैं, डंप ट्रक्स और डंपर्स। ओके तो डंप ट्रक्स और डंपर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है आपका डंप ट्रक्स। तो डंप ट्रक्स है, उसमें भी दो टाइप्स है। फर्स्ट है आपका साइड डंप ट्रक और सेकंड जो है वो बॉटम डंप ट्रक। अब ये इसके नाम के ऊपर से ही आपको पता चल गया होगा कि साइड डंप ट्रक यानी कि डंप ट्रक यानी कि जिसका मतलब जो ट्रक जो है वो मतलब साइड से एम्प्टी होता है वो ट्रक, और बॉटम ट्रक्स यानी कि जो ट्रक्स जो बॉटम से खाली होता हो उसे हम बॉटम डंप ट्रक बोलते हैं। तो साइड डंप ट्रक का देखते हैं। तो साइड डंप ट्रक में क्या होता है कि डंपिंग इज थ्रू द साइड्स ऑफ द ट्रक, यानी कि डंपिंग का जो मतलब प्रोसेस जो होता है वो साइड से होता है ट्रक की। ओके लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड, यानी दोनों में से कोई भी साइड पे कोई भी साइड से डंपिंग जो है वो मटेरियल का हो सकता है। सुटेबल फॉर होलिंग वेट क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड क्वेरी रॉक्स। तो ये जो डंप ट्रक्स हैं वो सुटेबल है किसके लिए? वेट के क्ले के लिए, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए और क्वेरी रॉक्स के लिए। और उसके बाद है बॉटम डंप ट्रक। तो डंपिंग इज बाय ओपनिंग द बॉटम ऑफ द ट्रक। तो डंपिंग इज डन बाय ओपनिंग द बॉटम ऑफ द ट्रक, यानी कि बॉटम जो होती है वो अप करके हम जो है वो मतलब ट्रक जो है वो एम्प्टी कर सकते हैं, मटेरियल जो है वो एम्प्टी कर सकते हैं। ओके तो ये जो बॉटम डंप ट्रक है ये जनरली आपने देखा होगा कि जो मतलब हाइड्रोलिक होता है उससे जो मतलब जो ट्रॉली होती है ट्रक की जिसमें मटेरियल भरा हुआ होता है वो मतलब फ्रंट साइड से रेज होती है। ओके फ्रंट साइड से रेज होती है तो पीछे का जो मतलब बॉटम जो हो हम उसे अगर ओपन कर दे तो पूरा मटेरियल वहां से बाय स्लोपी अरेंजमेंट, क्योंकि वहां पे स्लोप एक जैसा बन जाएगा, जैसे कि राइज होगा आपके ट्रक का फ्रंट ट्रॉली जब राइज होगा तो एक स्लोप जैसा बन जाएगा। और जैसे ही आपने पीछे का मतलब जो ओपनिंग है उसे खोल दिया होगा डंपर का ट्रक का, तो उससे जो पूरा मटेरियल है वो स्लोप के साथ नीचे चला आएगा। ओके तो ऐसा अरेंजमेंट बॉटम डंप ट्रक में होता है। इट इज सुटेबल फॉर फ्री फ्लोइंग मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल, ड्राई अर्थ एंड हार्ड क्ले। देखो ये कौन से मटेरियल के लिए सुटेबल है? तो जो जिसका फ्री फ्लो हो सकता हो ऐसे मटेरियल्स, जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, ड्राई अर्थ है एंड हार्ड क्ले है। अब ये देखो ये मटेरियल्स कैसे है कि अगर इसको हम फ्री फॉल कराएंगे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, ये ऐसे मटेरियल है, तो ऐसे मटेरियल के लिए हम बॉटम डंप ट्रक का यूज करते हैं। उसके बाद जो है, अब देखो, मैंने आगे बताया था कि साइड डंप ट्रक। अब साइड डंप ट्रक में देखो आपकी वेट क्ले है। ओके, अगर आपकी क्ले जो है वो वेट है तो आपको साइड डंप ट्रक का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेट क्ले का मतलब जो है वो फ्री फॉल हो सकती नहीं है इजीली। ओके, तो इसके लिए आपको साइड डंप ट्रक का यूज करना पड़ता है। लेकिन बहुत ही अगर डेडिकेटेड कोई साइट हो या तो कोई डेडिकेटेड बिल्डर हो तो ही वो साइड डंप ट्रक का यूज करते हैं। आइदर आपने मतलब फील्ड पे बॉटम डंप ट्रक ही देखे होंगे। उसके बाद ग्रेवल एंड क्वेरी रॉक्स। अब जो रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं उसे भी कई बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऐसे रॉक्स के टुकड़े को हम क्या करते हैं कि फ्री फॉल नहीं होने दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर फ्री फॉल होगा तो जो रॉक का मतलब जो पूरा पीस है, जिसके ऊपर हमें कुछ टेस्टिंग करना हो या तो दूसरा कुछ करना हो, तो वो मतलब ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उसे एज इट इज रखने के लिए, वो रॉक्स को एज इट इज रखने के लिए हम साइड डंप ट्रक का यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग साइड डंप ट्रक, मटेरियल पोजीशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ओके, मटेरियल की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको फिगर्स दिखाई है ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ट्रक का यूज़ कैसे हो सकता है। जैसे कि ये है साइड डंप ट्रक। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रक का जो है वो यहाँ पे मेन हेड है। फिर उसके बाद ये जो है मटेरियल जिसपे से निकल रहा है वो पूरी ट्रॉली है। ओके, तो वो ट्रॉली देखो साइड से मतलब जो है वो एम्प्टी कर रही है अपना मटेरियल। तो ऐसी टाइप की ट्रक्स को हम साइड डंप ट्रक बोलते हैं। उसके बाद ये जो सिंपल टाइप का ट्रक है जो आपने देखा होगा, और जितने भी मतलब ट्रैक्टर या ट्रक्स आते हैं वो इस टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे एक हाइड्रोलिक रोड होती है पूरी की पूरी, तो ये जो ट्रॉली होती है उसे ये रेज करती है। ओके, यहाँ पे मटेरियल मतलब फ्री फ्लो होता हुआ बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो मेरे कर्सर के पास, वो उसका मतलब जो ट्रॉली है ये ट्रक की, उसका मतलब ओपनिंग है। तो वो ओपनिंग हम अगर खोल देंगे तो ये ट्रॉली जैसे ही यहाँ से रिलीज होगी तो ये मटेरियल स्लोप की वजह से नीचे गिर जाएगा। ओके, तो लेकिन हम किसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं? जिसका फ्री फॉल हो ऐसे मटेरियल के लिए हम ये बॉटम डंप ट्रक यूज़ कर सकते हैं। अब फ्री फ्लो तो आप बोलोगे कि मतलब सारे मतलब कोई भी मतलब मटेरियल का हो सकता है, लेकिन फ्री फॉल हो सकता है। लेकिन फ्री फॉल से जिस मटेरियल को नुकसान ना होता हो, जिसको जो मटेरियल डिट्रोइडेड ना होता हो, ऐसे मटेरियल को हम बॉटम डंप ट्रक की मदद से मतलब जो है वो नीचे गिरा सकते हैं। ओके, अगर सपोज आपने कहीं पे अगर ब्रिक्स भरी हुई है तो ब्रिक्स का आप क्या करोगे? तो ब्रिक्स को आप बॉटम डंप ट्रक की मदद से नीचे नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स ब्रिक्स का क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगी एक या दो पीसेस पे, तो वो आपके कोई काम की नहीं रहेगी। ओके, तो इसीलिए बॉटम डंप ट्रक का यूज़ ऐसे मटेरियल के लिए करते हैं कि जिसका अगर फ्री फ्लो हो तो भी उसे कोई नुकसान ना हो। ऐसे मटेरियल के लिए हम डंप ट्रक और बॉटम डंप ट्रक का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो सेकंड टाइप आपका होलिंग इक्विपमेंट डंपर्स है। तो डंपर्स जो होते हैं वो हाई स्पीड pneumatic व्हील ट्रक्स विथ शॉर्ट चैसिस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडीज। देखो, डंपर्स जो है वो आपने देखे हुए होंगे कि उनके जो व्हील्स होते हैं वो पिन्यूमेटिक व्हील वाले होते हैं। यानी कि जो सिंपल टाइप के हमारे व्हील्स आते हैं वो वैसे होते हैं, और वो बिगर डायमीटर के व्हील्स होते हैं। ओके, ये जो डंपर ट्रक्स आते हैं वो बहुत ही मतलब हाइट में बड़े होते हैं। उसकी चैसिस जो होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कि उसका जो मतलब टोटल लेंथ होती है ट्रॉली की वो बहुत ही कम होती है। लेकिन उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है कि वो कोई भी मटेरियल जो है वो अंदर ले जा सकते हैं, कितनी भी कैपेसिटी का मतलब मटेरियल वो जो है वो होल्ड कर सकते हैं। सुटेबल फॉर शॉर्ट हॉल्स ऑन रफ रोड्स
and especially where a subtle movements is required. ओके, तो ये जो डंपर्स जो है वो शॉर्ट हॉलिंग के लिए यूज होते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम में अगर किसी मटेरियल को रिटेन करना है तो हम डंपर्स का यूज कर सकते हैं ऑन रफ रोड्स। ओके, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि व्हील्स जो होते हैं उनका डायमीटर बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तो ऐसे डंपर्स जो है वो रफ रोड्स पे काम आते हैं। और जहाँ पे सटल मूवमेंट रिक्वायर्ड हो, सटल मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह मतलब बहुत बारी आपको जाना पड़ता हो, आना पड़ता हो, जाना पड़ता हो, आना पड़ता हो, तो ऐसी जगहों पे आप डंपर्स का यूज़ कर सकते हैं। डंपर्स आपके लिए अच्छा रहता है। ओके, अगर बॉटम बॉटम वाले ट्रक और ये ट्रक जो है मतलब साइड वाले, उसे हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि एक बार जो है वो मटेरियल ला के रख देना है कहीं पे, तो ऐसी मूवमेंट पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर शटल मूवमेंट हो रही है आपके मटेरियल की तो आपको डंपर्स यूज़ करना चाहिए। ओके, तो डंपर्स के लिए आपको ये याद रखना है कि डंपर इज़ अ हाई स्पीड pneumatic फील्ड ट्रक्स विथ शॉर्ट चेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडीज। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी जो चेसिस होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है और उनकी जो बॉडी होती है ओवरऑल वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ये चीज़ आपको डंपर्स के बारे में याद रखनी है। ओके, डंपर्स के मैंने कोई मतलब इमेज नहीं दिखाई है, क्योंकि डंपर्स जो है वो आप जनरली देखते हो कि अभी जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा डंपर्स हो रहे हैं। ओके, उसके बाद का नेक्स्ट मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं वो है बैचिंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट वाले इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये सेक्शन में हम कैसे मटेरियल कैसे इक्विपमेंट्स देखेंगे जो बैचिंग के लिए यूज़ होते हो, मिक्सिंग के लिए और प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट। देखो ये तीन जो वर्ड है वो मैं आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ। तो बैचिंग क्या है? तो बैचिंग यानी कि कोई भी मटेरियल जो है वो कितनी क्वांटिटी में लेना है वो तैयार करना प्लान, उसे बैचिंग बोलते हैं। मिक्सिंग यानी वो मटेरियल को वो प्रोपोर्शन में लेके मिक्सर बनाना, टोटल मतलब थ्रू थरली उसे मिक्स कर देना। एंड उसके बाद जो कंक्रीट बनता है उसे हमने ऑन साइट यानी कि ऑन साइट प्लेस करना, जिसे हम प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों जो मतलब प्रोसेस है बैचिंग, मिक्सिंग और प्लेसिंग की, वो कंक्रीट के लिए होती है। तो इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो देखते हैं। तो बैचिंग के लिए बैचर्स यूज होते हैं, कंक्रीट बैचर्स जिसे बोलते हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। proportionating the ingredients of concrete for a particular mix। कोई भी कंक्रीट के पर्टिकुलर मिक्स के लिए इंग्रेडिएंट्स कितने कितने लेने हैं क्वांटिटी में, वो मतलब चूज करना, उसे हम बैचिंग बोलते हैं। और उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसे हम बैचर्स बोलते हैं। वे बैचिंग इज कॉमनली यूज्ड। ओके, देखो ये बैचिंग जो इक्विपमेंट है वो कॉमनली यूज होता है। ओके, जिसे हम वे बैचर भी बोलते हैं। और उनके जो टाइप्स है वो है मैनुअल बैचिंग, सेमी ऑटोमेटिक बैचिंग एंड ऑटोमेटिक बैचिंग। ओके, ये तीन टाइप के बैचर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तीन टाइप के बैचिंग प्लांट्स जो होते हैं, एक होता है मैनुअल बैचिंग जो मतलब अपने हिसाब से कर लेते हैं, सेमी ऑटोमेटिक जो आधा मतलब मैनुअली होता है और आधा ऑटोमेटिक होता है, और थर्ड जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट होता है। क्या तो ये तीनों टाइप्स कैसे हुए हैं वो हम देखते हैं, उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। तो ये जो है वो कंक्रीट बैचर है। ओके, जिसमें ऐसे दो हॉपर्स लगाए हुए हैं, नीचे नीचे यहाँ पे चैम्बर्स है और यहाँ पे से दो मटेरियल जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे जो है वो कंक्रीट बैचर बैचर जो है वो काम करता है। उसके बाद जो है वो कंक्रीट मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के लिए क्या यूज़ होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं उसमें, वो देखते हैं मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट टू मेक अ मिक्स ऑफ स्पेसिफाइड कंसिस्टेंसी। यानी कंक्रीट मिक्सचर्स पे क्या होता है, उसका मतलब फंक्शन क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने बैचिंग में सिलेक्ट किए हैं
उसे मतलब एक थर्ली मिक्स करके एक ऐसा मतलब कंक्रीट बनाना जिसकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी हो। ओके, कंसिस्टेंसी यानी क्या होता है कि कोई भी कंक्रीट कितना मतलब कंसिस्ट रह सकता है ड्यूरिंग इट्स प्लेसिंग टू द साइट। ओके, तो इसे हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं गवर्निंग मिक्सिंग के कि मिक्सिंग मिक्सिंग करते टाइम कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो मतलब इफेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है करेक्ट सेटिंग ऑफ मशीन। ओके, तो आपने जो मतलब मिक्सिंग मशीन जो लिया है, वो जो कंक्रीट मिक्सचर लिया है, उसका करेक्ट सेटिंग होना जरूरी है। करेक्ट सेटिंग होगा तो ही वो मतलब इजीली जो है वो मटेरियल मिक्स कर सकेगा और आपको डिजायर्ड कंसिस्टेंसी का कंक्रीट मिल पाएगा। उसके बाद सेकंड है प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ब्लेड्स। यानी जो मिक्सर मशीन होता है उनकी जो ब्लेड्स होती है उनका क्लीनिंग होना ज़रूरी है। देखो वैसे क्या होता है कि कंक्रीट और सीमेंट अंदर हो, सीमेंट और उसके साथ पानी होता है, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि कंक्रीट मिक्सचर की ब्लेड में ये जो मटेरियल रह जाता है वो वहाँ पे जाम हो जाता है। ओके, वहाँ पे क्लॉग हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ब्लेड्स होती है, जो मतलब मिक्सिंग करने की ब्लेड्स होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो मतलब डिटोरेटेड हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम हो जाती है। ओके, तो फिर वो जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो अच्छी तरह से इक्विपमेंट आपका नहीं कर पाएगा, मिक्सिंग मिक्सर मशीन है जो वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है वो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ब्लेड्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उससे जो है वो आप कंक्रीट अच्छे से मिक्स कर पाओगे। तो एक ये फैक्टर है। उसके बाद थर्ड है सीक्वेंस ऑफ मटेरियल चार्ज। मटेरियल कौन से सीक्वेंस में डालना है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। पहले अगर पानी डाल दो, फिर कंक्रीट डालो, फिर सीमेंट डालो, यानी एग्रीगेट डालो, फिर सीमेंट डालो, तो आपको मतलब अच्छे तरह से नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए कि पहले कंक्रीट डालना है तो कंक्रीट, पहले एग्रीगेट डालना है तो एग्रीगेट ही डालना है, उसके बाद सैंड और सीमेंट डालनी है, और लास्ट में जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे पानी ऐड करते जाना है। ओके, उसमें क्या होता है देखो, सीक्वेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो क्या होता है कि अगर आपने पहले बहुत सारा पानी अंदर डाल दिया है, ओके, मिक्सिंग से पहले, फिर आप एग्रीगेट डाल रहे हो, फिर आप सैंड डाल रहे हो, और फिर आप मतलब दूसरा जो भी कोई मटेरियल है, एडमिक्सचर्स है, वो डाल रहे हो, तो पानी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपका जो मटेरियल जो मिक्सर के अंदर बनेगा वो बहुत ही लूज बनेगा, जिससे जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लो होगी। ओके, तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं कि ड्राई फॉर्म में या तो थोड़े बहुत वेट फॉर्म में मटेरियल पहले डालते हैं और लास्ट पे पानी ऐड करते हैं, क्योंकि पहले हम कम पानी ऐड करते हैं, फिर ज़रूरत पड़े तो दूसरा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर पानी पूरा अंदर चला गया तो फिर उसमें से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए सीक्वेंस ऑफ मटेरियल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। मटेरियल को जब ज़रूरत पड़े तब पानी सप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डायरेक्शन ऑफ इनफ्लो। ओके, मतलब जो फ्लोइंग हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो मेंटेन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। स्पीड एंड टाइम ऑफ मिक्सिंग। मिक्सर मशीन की स्पीड और उसका टाइम के कब तक उसे मिक्स करना है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान में लेने पड़ते हैं बाय जब हम यूज़ करते हैं मिक्सर मशीन तब। तो उसमें दो टाइप्स है आपके कंक्रीट मिक्सचर्स के। सबसे फर्स्ट है ड्रम टाइप मिक्सचर्स, जैसे कि टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग, एंड सेकंड है पैन टाइप मिक्सचर्स। ओके, तो ये एक जो मिक्सर मशीन का मतलब एग्जांपल है। देखो, ये जो फर्स्ट है वो ड्रम टाइप मिक्सर है, टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग, यानी कि जो हिलता डुलता है उसे हम टिल्टिंग बोलते हैं और जो नहीं हिलता है उसे हम नॉन टिल्टिंग बोलते हैं। और पेन टाइप जो है, मतलब जो फर्स्ट फिगर है वो ये आपकी ड्रम टाइप है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रम है। ओके, और सेकंड जो है वो है ये पैन टाइप। अब पैन टाइप में देखो ये ऐसे होता है, इसमें ऐसे ब्लेड्स होती है जिसमें आपको कंक्रीट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देने होते हैं, फिर आपको पानी ऐड करके ये ब्लेड्स को जो है वो मतलब घुमाना होता है।
तो जी ये जो ब्लेड जो घूमती है वो किसकी मदद से घूमती है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से घूमती है। ओके, मोटर जैसे आप चालू करोगे, ये जो मतलब ब्लेड्स है वो मिक्स करना चालू कर देगी आपके कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को। एंड बाय स्पीड एंड मैनेजिंग टाइम of this motor we can uh, we can collect the concrete of desired consistency। ओके, तो ऐसे ये पेन टाइप जो है वो कंक्रीट मिक्सचर काम करता है, और वैसे ही ये जो ड्रम टाइप है वो भी काम करता है। ड्रम टाइप में आपको क्या करना पड़ता है कि सिंपली जो मटेरियल जो है वो अंदर डाल देना होता है, फिर ड्रम जो है वो अपने आप घूमता रहता है, टिल्टिंग होता है, यानी कि यहाँ भी घूमेगा, फिर इस साइड भी जाएगा, फिर इस साइड भी जाएगा, और लास्ट में आप आफ्टर द एंड ऑफ द ऑपरेशन आपको एक कंक्रीट मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे मिक्सर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। उसके बाद थर्ड जो है वो है कंक्रीट प्लेसर्स, यानी कंक्रीट प्लेस करने वाले मटेरियल्स, यूजुअली डन थ्रू बकेट्स कैरिड ऑन रेल रोड्स और ट्रैक्स। देखो जनरली जो कंक्रीट प्लेसिंग जो है वो बकेट्स से होता है। ओके, और रेल रोड्स और ट्रक्स। बकेट जो मतलब हम रेलिंग्स बनाते हैं, तो वो रेलिंग पे ऐसे बकेट रखते हैं कि जिससे वो आगे फ्लो हो जाए, तो उससे होता है, या तो फिर ट्रैक्स मेंटेन करके जो कंक्रीट प्लेसिंग है वो डन होता है यूजुअली। डंप ट्रक्स एंड बेल्ट कन्वेयर्स आर ऑल्सो यूज्ड। कई बार हम डंप ट्रक का भी यूज़ करते हैं कंक्रीट को प्लेस करने के लिए। केबल वेज कैन बी यूज्ड और द होस्टिंग ऑफ बकेट्स मे बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स। देखो, होस्ट क्रेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब बकेट्स है उसे मतलब क्रेन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ये ऊपर पूरा बकेट जो है वो खाली करके वहाँ पे कंक्रीट प्लेसिंग कर सकते हैं। तो ये आपको तीन जो है वो अलग अलग रास्ते आपको दिखाया है कि कंक्रीट जो है वो कैसे प्लेस करना है। ओके, तो हम देखते हैं कंक्रीट प्लेसर्स कैसे होते हैं। ये देखो, ये आपका एक कंक्रीट प्लेसर है जो कि एक ड्रम जैसा है, और नीचे यहाँ से फ्लो होता है कंक्रीट का। ओके, और ये व्हील्स वाला है, इसीलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये भी एक कंक्रीट टाइप का ही है। तो ये देखो, इस पर क्या होता है कि इसका हम यूज़ करते हैं, ये जो लेडर होती है उसका यूज़ करते हैं। तो ये लेडर की मदद से कंक्रीट जो है वो प्लेस होता है। जैसे देखो, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि ये लेडर यहाँ तक गई है, और यहाँ से एक हॉपर जो है वो कनेक्ट किया है, और ये जो पूरी वॉल जो आरसीसी की है उसमें हम ऐसे कंक्रीट डाल सकते हैं। ओके, देखो, आपके सब्जेक्ट में एक ऑटोमेशन वर्ड आता है। तो ये जो पहले ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे तो हम क्या करते थे, जो बकेट्स थी वो लेते थे, और बकेट से जो है कंक्रीट अंडर डालते थे फॉर्म वर्क में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, ऐसे जो मतलब कंक्रीट प्लेसर्स है वो निकाल दिए, इजाद किए, ताकि ये जो कंक्रीटिंग जो है वो प्रॉपरली हो सके और जल्दी हो सके, स्पीडीली हो सके। अब आप समझ सकते हो कि एक बार मैंने कंक्रीट का सप्लाई यहाँ पे चालू कर दिया, तो ये जो वॉल है वो पूरी एक दिन में तैयार हो सकती है। लेकिन अगर जो मैंने मैन पावर का यूज़ किया, तो क्या होगा कि वो काम इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इससे होता है। तो ऑटोमेशन इसके लिए ज़रूरी है आपके सब्जेक्ट में, यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ओके, वैसे ही प्लेसर का मतलब दूसरा एग्जांपल है कि देखो, जैसे ये आरएमसी का ट्रक है जिसको कनेक्ट किया है डायरेक्टली विथ ये कंक्रीट प्लेसर्स। तो यहाँ से जो कंक्रीट कलेक्ट करके इजीली यहाँ पे हम थ्रो आउट कर सकते हैं कंक्रीट को। तो कॉलम जो है वो पूरा यहाँ से इजीली कास्ट हो सकता है। अब आप समझ सकते हो कि कॉलम जो होते हैं वो बहुत ही वर्टिकल अपवर्ड होते हैं। तो ऐसे कॉलम्स में कंक्रीटिंग करने के लिए हमें बहुत हाइट पे जाना पड़ता है, अगर हम मैनुअल प्लेसर जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो इसीलिए जो कंक्रीट प्लेसर की ज़रूरत जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है आजकल। तो प्लेसर क्या होता है वो अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स।
तो पाइल ड्राइविंग के लिए कौन कौन सी मतलब जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो इसमें है। पाइल इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग सरफेस लोड। पाइल क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जब आपका मतलब सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो लो होता है और हमें डिजायर्ड डेप्थ पे यानी फाउंडेशन के लिए जो जरूरी बेयरिंग कैपेसिटी है वो डिजायर्ड डेप्थ पे नहीं मिलती है, तो हमें पाइल फाउंडेशन का यूज करना पड़ता है। पाइल जो है वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसे मतलब वर्टिकली ड्रिवन किया जाता है सॉइल में फॉर द पर्पस ऑफ फाउंडेशन। दे आर इफेक्टिव एट एन इकोनॉमिकल कॉस्ट। वो इकोनॉमिकल अगर उसकी कॉस्ट हो तो वो अच्छा रहता है। इक्विपमेंट्स नीडेड यानी कि पाइल ड्राइविंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्लास है वो है पाइल ड्रिवन रिग्स का। हम रिग्स का यूज करते हैं। तो रिग्स में 3 टाइप की रिग्स है, स्किड माउंटेड, क्रैन माउंटेड एंड फ्लोटिंग रिग्स। गाइड लीडर्स जो है वो आपका सेकंड इक्विपमेंट है पाइल ड्राइविंग के लिए। थर्ड है पाइल ड्राइविंग हैमर्स, एडिशनल एड्स फॉर प्री बोरिंग, जेटिंग एक्सेट्रा, बॉयलर फॉर स्ट्रीम रेजिंग और एयर कंप्रेसर। वैसे देखने जाओ तो ये शुरुआत के जो 3 हैं वो मेन जो इक्विपमेंट है। बाकी ये जो दोनों हैं जैसे कि एडिशनल एड्स फॉर प्री बोरिंग, जेटिंग एक्सेट्रा, वो मतलब जो है वो पाइल ड्राइविंग के लिए यूज़ होने वाली एसेसरीज है। ये तीनों के साथ ये एसेसरीज जो है वो यूज़ होती है। ओके, तो मेन आपको अगर पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट पूछे तो 3 है, पाइल ड्राइविंग रिग्स, सेकंड गाइड लीडर्स एंड थर्ड है पाइल ड्राइविंग हैमर्स। यानी कि हम रिग्स की मदद से, लेडर्स की मदद से या तो हैमर्स की मदद से पाइल जो है वो मतलब जमीन के अंदर ले जा सकते हैं, ड्रिवन कर सकते हैं। ओके, इसलिए उसको पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। अब देखते हैं पाइल ड्राइविंग ड्रिवन रिग्स क्या है। पाइल ड्राइविंग रिग्स प्रोवाइड बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग द पाइल holding the pile in position, hammering it into the ground, or of pulling it out of the ground and guiding the pile in the desired direction of movements। तो रिग्स क्या है वो देखते हैं। पाइल ड्राइविंग रिग्स जो है वो क्या करती है, तो वो प्रोवाइड करती है बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग द पाइल। पहले पाइल को लिफ्ट करने का काम करती है। होल्डिंग द पाइल इन द पोजिशन, जब हम ड्रिवन कर रहे होते हैं तब उसे पोजिशन में रखने का काम करती है। हैमरिंग इट इनटू द ग्राउंड और ऑफ पुलिंग इट आउट ऑफ द ग्राउंड। ओके, हैमरिंग करके उसे अंदर ड्रिवन करने का या तो फिर बाहर निकालने का काम करती है रिग्स। एंड गाइडिंग द पाइल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, वो पाइल को गाइड करती है डिजायर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो रिग्स करता है। इट सपोर्ट्स द बूम, द विंच mechanism, driving hammer, the guiding leaders and a platform for mounting the auxiliary equipment such as jet pumps, drilling auger etc। तो ये सारे जो मतलब इक्विपमेंट्स जो है वो ड्रिवन रिग्स में जो यूज होते हैं उसे असेंबल करने का काम आपकी पाइल ड्रिवन रिग्स करती है। तो रिग्स कौन कौन से टाइप की होती है वो देखते हैं। सबसे पहले ये स्कीड माउंटेड रिग्स होती है जिसको आपको साइड से और मतलब सामने से फ्रंट व्यू से दिखाया है। और साइड में जो मतलब फिगर है वो है स्किड माउंटेड रिग्स की ही है, लेकिन उसमें आपको दिखाया है कि कैसे जो है वो पाइलिंग यहाँ पे होता है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे 2 साइड से उसे कनेक्ट किया है पुली से, और यहाँ पे जो बीच में आप देख सकते हो कि वहाँ पे पाइलिंग हो रहा है। ओके, तो स्किड माउंटेड रिग्स जो है वो ऐसे वर्क करती है। फिर उसके बाद क्रेन माउंटेड रिग्स भी है कि क्रेन की मदद से भी आप ऐसे मतलब कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाइल जो है वहाँ पे ये है हैमर है और उसे कनेक्ट किया है मतलब हुक से, और यहाँ पे मतलब जो है वो आपकी पाइल्स जो है वो अंदर ड्रिवन की जा सकती है। और जब वाटर स्ट्रक्चर की बात आती है तो अब हमें फ्लोटिंग रिग्स का यूज़ करना पड़ता है। उसे ऐसे फ्लोट किया जाता है और साइड से उसे बाहर निकाल के वहाँ पानी में जो है वो पाइल ड्रिवन की जाती है। ओके, तो ये फ्लोटिंग रिग्स है, ये क्रेन माउंटेड रिग्स है और ये जो है वो स्किड माउंटेड रिग्स है। ओके।
उसके बाद जो है वो गाइडिंग लीडर्स है। तो गाइडिंग लीडर्स guide the pile and the hammer during the operation which extends to the entire height of the rigs। ओके, चलो हमने पहले मतलब एंटर करवा दी पाइल, फिर उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन जो है वो मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हैमर की डायरेक्शन और पाइल की डायरेक्शन दोनों को मैनेज करने का काम गाइडिंग लीडर्स करते हैं। इन केस पाइल ड्रिवन बिलो द रिग्स इनटू एक्सक्वेशन और ट्रेंचेस, एक्सटेंसिबल लीडर्स आर यूज्ड। देखो, पाइल जो है वो रिग्स से अगर अंदर डालनी हो या एक्सक्वेशन के बिना अगर अंदर डालनी हो एक्सक्वेशन में, तो हम ये एक्सटेंसिबल लीडर्स का यूज़ करते हैं। इट अनेबल हैमर टू डिलीवर ब्लो एक्सियली टू द पाइल। गाइडिंग लीडर्स का काम मेन यही है कि वो हैमर को मतलब पाइल के ऊपर एक्सियली लोड देने के लिए मजबूर करता है, यानी कि उसे एक लाइन में रखता है, इसीलिए उसको गाइडिंग लीडर्स बोलते हैं। अगर आपके पाइल के ऊपर मतलब जो है वो मतलब एक्सियली लोड नहीं लगा तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, गाइडिंग लीडर्स पे होगी। मतलब उससे क्या होगा कि जो पायल जो है वो अंदर नहीं ड्रिवन हो सकेगी। ओके, तो उसे मेंटेन करने का काम आपका गाइडिंग लीडर्स करता है। गाइडिंग लीडर्स की फिगर्स आपको दिखाई है कि ऐसे होता है। ओके, तो ये जो है वो गाइडिंग लीडर्स है और इसे यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। ओके, उसके बाद जो है थर्ड टाइप्स ऑफ हैमर्स है। सबसे फर्स्ट है ड्रॉप हैमर, उसके बाद सेकंड टाइप है सिंगल एक्टिंग हैमर एंड थर्ड जो है वो डबल एक्टिंग हैमर। ओके, तो देखते हैं क्या है। तो हैमर जो है वो क्या होता है कि वो पाइल को मतलब अंदर ड्रिवन करने के लिए जो मतलब वेट होता है जिससे कि हम उसे मतलब टैपर कर सके, तो उसे हम हैमर बोलते हैं। ड्रॉप हैमर में देखो क्या है, नो एक्सटर्नल सोर्स इज नीडेड, मैकेनिज्म टू लिफ्ट द हैमर बाय केबल। बाय केबल से हैमर को मतलब लिफ्ट करते हैं। ड्रॉप इट बाय ग्रेविटी ओनली, फिर उसे ग्रेविटी से ड्रॉप होने देते हैं। यानी कि इसमें एक ही फंक्शन होता है कि मतलब जो पाइल जो है उसे मतलब जो आपकी हैमर जो है उसे उठाना केबल से, फिर उसे वहां से थोड़ी हाइट पे से उसे फ्री फॉल होने देना बाय द यूज ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ऐसे हैमर्स को हम ड्रॉप हैमर्स बोलते हैं। सॉलिड मास ऑफ मेटल और कास्ट, यानी कि सॉलिड मास की मेटल और कास्ट की बनी हुई होती है। आयरन ऑफ वेट, उस वेट जो होता है उसका जो क्रेन हैमर का वो 1 to 4 टन्स होता है। उसकी जो हाइट ऑफ फॉल होती है वो 1.5 to 6 मीटर होती है, यानी कि हम 1.5 मीटर से 6 मीटर तक उसे फॉल करवा सकते हैं। मिनिमम जो है वो 1.5 मीटर और मैक्सिमम जो है वो 6 मीटर्स। ओके, नंबर ऑफ ब्लोज 4 to 8 पर मिनट। हम अगर ड्रॉप हैमर का यूज़ करते हैं तो 4 से 8 जो है वो हम ब्लोस लगा सकते हैं पैल के ऊपर। इट इज़ स्लो प्रोसेस बट एफिशिएंट एंड नॉट इन यूज नाउ। ये स्लो प्रोसेस है बट एफिशिएंट थी, लेकिन अभी ये ड्रॉप हैमर्स यूज नहीं हो रही है। ओके, सेकंड जो है वो सिंगल एक्टिंग हैमर। द हैमर इज लिफ्टेड बाय स्टीम और कंप्रेस्ड एयर एंड ड्रॉप इट बाय ग्रेविटी ओनली। अब जो केबल से ड्रॉप हम करते थे, ड्रॉप हैमर में क्या करते थे, केबल से लिफ्ट करते थे। अब यहाँ पे स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से आपकी हैमर को जो है वो ऊपर लिफ्ट किया जाता है, फिर उसे गिराते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी। उसका जो वेट होता है वो 2 टन्स का होता है। हाइट ऑफ फॉल 1 मीटर, यानी कि उसके उसे हम 1 मीटर से फॉल करवा सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज है 60 पर मिनट। देखो वहाँ पे 4 से 8 ब्लोज लगते थे, लेकिन ऐसे ये मतलब स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से यानी कि सिंगल एक्टिंग हैमर में 60 जो है वो ब्लोज होते हैं पर मिनट, यानी कि बहुत सारा काफ़ी वेरिएशंस आता है इस सब में। उसके बाद है डबल एक्टिंग हैमर। तो देखो, द हैमर इज लिफ्टेड एंड लोवर्ड बाय स्टीम और कंप्रेस्ड एयर। अब लिफ्ट करने का काम और ड्रॉप करने का काम दोनों जो है वो स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से ऑटोमेटिकली होता है, इसीलिए उसको डबल एक्टिंग बोलते हैं। आगे वाले में खाली लिफ्ट करने का जो काम है वो कंप्रेस एयर से होता था,
इसीलिए हम उसे सिंगल एक्टिंग हैमर बोलते थे। ओके, उसका जो वेट होता है वो 500 kg जितना होता है। इफेक्ट विल बी लाइक 3 टन्स। ओके, लेकिन उसकी जो इफेक्ट होती है वो 3 टन की होती है जब हैमर जो है वो ड्रॉप होता है तब पाइल के ऊपर। और उसके जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो पर मिनट 100 to 200 होते हैं, यानी कि ये सबसे फास्ट जो है वो आपकी डबल एक्टिंग हैमर होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो 100 to 200 पर मिनट हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपकी डिफरेंशियल एक्टिंग हैमर। द हैमर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डबल एक्टिंग हैमर। डबल एक्टिंग हैमर से मॉडिफाइड की गई है। वेट उसका 2 टन्स है, हाइट ऑफ फॉल 1 मीटर है, नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो 100 to 200 पर मिनट है। सेम पाइल कैन बी ड्रिवन विथ इन हाफ टाइम सेविंग 30% ऑफ स्टीम। यानी कि आप 30% स्टीम का बचाव कर सकते हो अगर आप डिफरेंशियल एक्टिंग हैमर का यूज़ करते हो। और टाइम भी सेविंग होता है, कितना, आपका नियर बाय आधा टाइम जो है वो सेव हो जाता है अगर आप सेम टाइप की फाइल यूज़ करते हो डबल एक्टिंग के लिए। डबल एक्टिंग और डिफरेंशियल में यही एक डिफरेंस है कि आपका टाइम जो है वो डिफरेंशियल में बच जाता है। ओके, और जो स्टीम है वो भी 30% जो है वो बच जाती है, यानी कि ये लेस एक्सपेंसिव है और मोर इफेक्टिव है आपके लिए। उसके बाद जो है वो है डीजल हैमर। तो डीजल हैमर जो है, द हैमर इम्पार्ट्स कंप्रेशन इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोजन एनर्जी टू द पाइल। यानी कि वो सब जो काम एयर और स्टीम से होता है वो अब डीजल से होता है डीजल हैमर में। अब देखो यहाँ पे मैंने साइड में एक वर्किंग प्रिंसिपल भी दिखाया है कि कैसे मतलब जो ये मतलब जो हैमर्स है वो काम करती है। सबसे पहले रेज द पिस्टन टू स्टार्ट। जो मतलब पिस्टन है उसे ऊपर ले जाना है, जैसे यहाँ पे एरो में दिखाया है, पिस्टन जो है वो ऊपर जाता है। सेकंड, इंजेक्ट ऑफ डीजल फ्यूल एंड कंप्रेशन। सेकंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो डीजल फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होता है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ से मतलब जो है वो डीजल जो है वो बाहर आएगा और इंजेक्ट होगा। थर्ड है इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोशन। थर्ड में क्या होता है कि ये जो पिस्टन है जो ऊपर गया था वो नीचे आएगा और उसे जो है वो एक्सप्लोजन होगा। ओके, फोर्थ में क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट्स एग्जॉस्ट एक्सपोज्ड एंड गैसेस एस्केप्स। देखो यहाँ पे देखो एक सिंपल एरो में दिखाया है ऑरेंज कलर के कि यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं पिस्टन को। सेकंड जो है वो अंदर डीजल आ जाता है और एक्सप्लोजन होता है। और फोर्थ में क्या होता है कि ये जो पिस्टन है फिर से अपनी मेन पोजीशन में वापस चला जाता है और गैसेस जो है वो यहाँ से एस्केप हो जाते हैं। और फिफ्थ पे क्या होता है कि ड्रॉस फ्रेश एयर थ्रू द एक्सॉस्ट पोर्ट। ओके, तो फिफ्थ पोजीशन में क्या होता है कि पिस्टन जब ऊपर होता है तभी वहाँ पे फ्रेश एयर आ जाती है और जो है वो पॉड्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे डीजल हैमर जो है वो हमारी एक्ट करती है। उसके बाद जो 6 नंबर की टाइप्स है वो है वाइब्रेटरी हैमर। वेरी इफेक्टिव इन ड्राइविंग पाइल्स थ्रू नॉन कोहेसिव ग्रैन्युलर सॉइल। यानी नॉन कोहेसिव ग्रैन्युलर सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये वाइब्रेटरी हैमर्स होती है। पाइल इज ड्रिवन बाय मेकिंग वाइब्रेशंस। द वाइब्रेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली और हाइड्रोलिकली और इलेक्ट्रिकली ये ऑपरेट होती है। पेनिट्रेशन रेट्स कैन बी अप्रोच अप टू 20 मीटर पर मिनट। पेनिट्रेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि पर मिनट आप 20 मीटर जितनी पाइल जो है वो अंदर ले जा सकते हो, ड्रिवन कर सकते हो। इन मॉडरेटली डेंस सॉइल्स, यानी कि मॉडरेटली डेंस सॉइल हो उसमें ऐसा होता है। अगर बहुत ही डेंस हो सॉइल तो थोड़ा कम होता है, लेकिन 20 मीटर पर मिनट वो काफ़ी अच्छा मतलब रेट है पेनिट्रेशन का। इट कैन बी यूज्ड विथ अनदर मेथड ऑल्सो, यानी कि अनदर मेथड से भी इसे वाइब्रेटरी मेथड्स को मतलब वाइब्रेटरी हैमर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो आपके मतलब पाइल ड्राइविंग के इक्विपमेंट्स थे। ओके, तो thank you students for watching and keep watching for updating videos of construction equipments and automation. Thank you students.